हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉमन टॉपिक भी है। लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, ठीक है, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये जो हंटर कमीशन या आयोग है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले क्या है, आखिर हंटर कमीशन क्यों आया, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, गठन किसने किया, कुल कितने भारतीय सदस्य थे, इसका काम क्या था और इसके कुल कितने प्रस्ताव दिए, ठीक है, इसने कुल कितने प्रस्ताव दिए। और फिर पढ़ेंगे भारतीय कमीशन मतलब हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशें एवं सुझाव क्या क्या थे, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के गुण एवं दोषों को। फिर पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनको मैंने जो करवाया है उनकी जो है लिंक भी नीचे दी हुई है, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 1882, ठीक है। तो क्या था, ये है वुड के घोषणा पत्र 1854 के सभी कार्यों की समीक्षा के लिए एक कमीशन को बनाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। मतलब ये क्यों बनाया गया था, वुड का घोषणा पत्र था 1854 का, तो उसके जो सभी कार्य थे उनकी समीक्षा के लिए इसको जो है बनाया गया था, ठीक है, 1880 में, ठीक है, 1882 में। फिर गठन किसने किया था, गठन किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है। इसका गठन किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। लेकिन लॉर्ड रिपन ने पूछे कि भारत कब आए थे, तो 1880 में आए थे। किसमें, गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे हंटर आयोग के सर विलियम हंटर या डब्ल्यू हंटर। तो ये जो डब्ल्यू हंटर हैं, ठीक है, तो ये विलियम हंटर का पूरा नाम है डब्ल्यू हंटर, ठीक है। और फिर भारतीय सदस्य मतलब ये जो हंटर आयोग था, इसमें अगर पूछे, क्योंकि जब वो बना ना तो भारतीय सदस्य भी कुछ होंगे, कुछ अंग्रेज सदस्य भी होंगे। तो आपसे जो भारतीय सदस्य, तो इसमें सर्वाधिक भारतीय सदस्य थे लगभग 8, ठीक है, मतलब 8 ही थे, ठीक है, सर्वाधिक। और सब में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 या 4 ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने थे, 8 भारतीय सदस्य। इसका अच्छा काम क्या था हंटर आयोग का, इसका काम था जो वुड का डिस्पैच है, ठीक है, उस पर सुझाव दें अपना और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ठीक है। और इसमें कुल प्रस्ताव कितने थे, तो कुल प्रस्ताव 200 प्रस्ताव दिए गए थे, ठीक है। तो 200 प्रस्ताव जो दिए गए थे उनमें कुछ प्रमुख बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहला है आपका, सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर विचार करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को लागू किया जाए। ये बोल रहे हैं जो सरकार है उसको क्या है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी और मिडिल जो है एजुकेशन पर विचार करना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा में कौन सी मातृभाषा कौन सी, हिंदी, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको लागू किया जाए, ठीक है। और ये जो दूसरा है, और दूसरा है हाई स्कूल की शिक्षा 2 स्तर पर हो, ठीक है, हाई स्कूल की शिक्षा 2 स्तर पर हो। पहला कौन सी है, व्यावसायिक और प्लस व्यावसायिक शिक्षा को लाया जाए। ये बोल रहे हैं पहले व्यावसायिक और जो है व्यापारिक शिक्षा को लाया जाए। दूसरा बोल रहे हैं साहित्य शिक्षा को लाया जाए, ठीक है, साहित्य शिक्षा को लाया जाए। और तीसरा जो आपकी बात कही गई वो बोली गई है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब निजी प्रयास हैं उनको क्या है, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। फिर क्या, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, ये बात भी इसमें बोली गई। तो ये क्या थे, ये थे इसके प्रस्ताव की कुछ जो है मुख्य बातें, या इन सबको हम कह सकते हैं कि या जो है सभी कमियां थी वुड डिस्पैच की, इन कमियों को दूर करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था, ठीक। तो आप समझ गए हैं। अब पढ़ते हैं हंटर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। अच्छा, इसकी क्या सिफारिशें थी। अक्सर जो हमसे बीएड के एग्जाम में है तो यही पूछा जाता है कि हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आता है क्वेश्चन, तो उसमें आप पहले हंटर जो है इसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है, किसने किया, गठन कब हुआ और इसमें कितने सदस्य, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। फिर तब जब सिफारिशें फिर लिखेंगे, ठीक है। तो सिफारिशों में इसमें पहले बता दें आपको, पहले भारतीय शिक्षा नीति 1854 मतलब ये वुड डिस्पैच एक्ट जो 1854 था उसके संबंध में बोल रहे हैं, उसकी जो सिफारिशें थे तो उसके बारे में। फिर दूसरा आपका आता है वो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, तीसरा आता है वो आता है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। फिर चौथा आपका आता है वो आता है उच्च शिक्षा के संबंध में। फिर ऐसे ही आता है स्त्री शिक्षा के संबंध में, फिर मुस्लिम शिक्षा के संबंध में। तो ये सभी सिफारिशें थी, तो इनको बस जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं।
पढ़ते हैं। पहला जो है आपका वो है शिक्षा नीति 1854 के संबंध में, ठीक है। तो 1854 के संबंध में क्या था? पहला था आपका सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। मतलब जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो बोल रहे हैं किसको? स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाए। मतलब अनुदान देने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो कैसे बनाए जाए? उदार नियम बनाए जाए, ठीक है। और सहायता अनुदान के नियम प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाए। जो सहायता अनुदान दिया जा रहा है उसके नियम कैसे बनाए जाए? जो है प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार, मतलब राज्यों की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाए। और चौथा है आपका वो है अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। मतलब जो अनुदान दिया जा रहा है उसको देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और उसके लिए जो नियम बनाए गए वो उदार नियम बनाया जाए, ठीक है। फिर बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए। मतलब किसी भी विद्यालय का अगर कोई वो नहीं है तो उसके लिए अनुदान ना रोकें, ठीक है। दूसरा है आपका वो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें थी? इसमें आपका पहला उद्देश्य था। उद्देश्य में क्या था? प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसाधारण की शिक्षा, ठीक है। जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसमें बोल रहे हैं? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो सिफारिशें थी उसमें बता रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका पिछड़ी हुई जातियों तथा प्रांतों में शिक्षा के प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या प्रांत हैं, ठीक है, उनमें जो शिक्षा के प्रसार के लिए तो क्या ठोस कदम उठाए जाएं, ठीक है, सख्ती से उनका पालन किया जाए। फिर दूसरा प्रशासन व वित्त व्यवस्था। तो प्रशासन व वित्त व्यवस्था में क्या बताते हैं? प्रशासन व वित्त व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षा के नगर पालिका परिषद को सौंपने का सुझाव दिया गया, ठीक है। नगर पालिका परिषद को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें वित्त की व्यवस्था स्थानीय निगम स्वयं करेगी, ठीक है। और जो तीसरा है आपका वो शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम क्या? प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और जो चौथा है आपका वो है पाठ्यक्रम शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित। इसमें क्या बताएगा? माध्यमिक शिक्षा में गणित होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान होनी चाहिए, पशुपालन होनी चाहिए, बुनाई कुताई की शिक्षा आदि की जो है शिक्षा देने की बात कही गई इसमें। फिर पांचवा आपका वो प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति। मतलब जो प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्त है उसके बारे में। तो क्या है? प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित व योग्य शिक्षकों की नियुक्त की जाए जिससे स्तर में सुधार हो, जिससे इनके स्तर में सुधार हो। ये था। फिर आप बोलते हैं ये माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें थी? पहला है आपका वो है माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को सामान्य जीवन जीने की तैयारी कराना। क्या है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य? जो है बालक को सामान्य जीवन जीने की तैयारी कराना, ठीक है। दूसरा है आपका वो बोल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। मतलब माध्यमिक शिक्षा के बाद जो बालक हैं उनको काहे के लिए? उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाए, ये उद्देश्य। फिर दूसरा है आपका वो प्रशासन व वित्त व्यवस्था। तो इनके अनुसार प्रशासन व वित्त व्यवस्था क्या है? माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या? समाज के प्रबुद्ध, ठीक है, प्रबुद्ध संपन्न व्यक्तियों को दे दिया जाए। ये कौन बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा के संबंध में बोल रहे हैं। वो शिक्षा का माध्यम कैसा हो? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ठीक है। क्योंकि उसमें भी वुड का आया था तो उसमें भी जो है अंग्रेजी था। ये जो 3 आया लगा था इसमें भी सब में अंग्रेजी था, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम इसमें 2 प्रकार के पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। हाँ, जो पहला पाठ्यक्रम था आ पाठ्यक्रम या ए कोर्स, ठीक है। ए कोर्स में क्या था? इसमें जो साहित्य विषय और अंग्रेजी साहित्य अनिवार्य, मतलब इसमें साहित्य अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य किया गया था, ठीक है। साहित्य विषय और अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य किया। और जो बी कोर्स है इसमें क्या? व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया, ठीक है। शामिल होंगे, इसमें बताया था व्यावसायिक विषय शामिल होंगे। और जो पांचवा है आपका वो प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, ठीक है। योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्त करने का सुझाव दिया। तो ये था। फिर आता है चौथा आपका उच्च शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। जो उच्च शिक्षा के संबंध में सिफारिशें थी वो क्या थी? पहला उद्देश्य आपका है छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने का ज्ञान, ठीक है। क्या? छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने का ज्ञान, उसमें नैतिक विकास हो और राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्त करना, ठीक है। ये थे उच्च शिक्षा के संबंध में। फिर आपका आता है प्रशासन व वित्त व्यवस्था। तो प्रशासन क्या है? राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना, ठीक है। और जो तीसरा है आपका शिक्षा का माध्यम क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। शिक्षा आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो वो बच्चों की रुचि के अनुसार, जिसमें बच्चे रुचि लेते हो वैसा होना चाहिए। फिर पांचवा आपका प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति। तो इसमें क्या है? महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी जाए। मतलब जो यूरोप के विश्वविद्यालय है उनसे जहाँ जो शिक्षा प्राप्त भारतीय लोग हैं तो उनको क्या है? उनको वरीयता दी जाए, ठीक है। जो पांचवा है आपका वो धार्मिक शिक्षा के संबंध में सिफारिशें, ठीक है। तो इसके संबंध में क्या सिफारिशें थे? इस आयोग ने सभी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा न देने का सुझाव दिया, ठीक है। ये था। फिर स्त्री शिक्षा के संबंध में सिफारिशें देते हैं। और हाँ, ये छठा है आपका स्त्री शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। तो इसमें क्या था? इसमें मतलब बालिकाओं के लिए जहाँ तक संभव वहाँ जो है अलग से मतलब बालिका विद्यालय स्थापित किए जाए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, ठीक है। और जो बालिका विद्यालय को सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाए, उचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाए, लड़कियों के लिए जो है छात्रावास उपलब्ध कराए जाए। तो ये सब थी स्त्री शिक्षा के संबंध में सिफारिशें, ठीक है। और जो सातवां आपका वो है मुस्लिमों के शिक्षा के संबंध में सिफारिशें। तो इनके बारे में इनको लोगों के लिए इन्होंने
क्या बोला था, वो बोला था मुस्लिम शिक्षकों की जो व्यवस्था की जाए, ठीक है, और इनमें स्कूलों को जो स्थानीय व प्रांतीय सरकार जो है आर्थिक सहायता प्रदान करे, ठीक है, और जो मुस्लिम स्कूलों में जो हिंदी के साथ जैसे फारसी भाषा की भी शिक्षा दी जाए, ठीक है, तो ये सभी थे। और जो मुस्लिम छात्रों के लिए जो है छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए और जो संस्थान खोले गए हैं उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये थे मुस्लिम शिक्षा के संबंध में उनकी सिफारिशें। फिर आपका देखते हैं, फिर आता है भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग का मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, गुण और दोष। इसके क्या गुण थे भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन 8082 के, ठीक है। पहला गुण है आपका वो है भारतीय शिक्षा का आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा की व्यवस्था इस मिशनरियों को नहीं सौंपा, ठीक है। तो इसमें क्या है, नहीं सौंपा, तो हाँ ये था आपका। तो जब नहीं मतलब ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा तो क्या हुआ, जिससे वे शिक्षा की आड़ में अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाए और वे क्या है, भारतीयों के लिए अत्यंत हितकारी हुआ, ठीक है। तो ये फिर दूसरा आता है आपका वो था, आयोग ने वुड के घोषणा पत्र में केवल उन्हीं सुझावों को स्वीकार किया जो भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक हो। जो आयोग ने वुड के घोषणा पत्र जो 1854 वाला था, ठीक है, तो इसमें क्या था, जो उन्हीं केवल सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया था जो भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक थे, ठीक है। और जो तीसरा है आपका वो आयोग ने प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा को जो पाठ्यक्रम निश्चित किया उसमें इसमें विकास हुआ, उनसे इसमें क्या है, विकास हुआ था, ठीक है। और फिर चौथा है आपका वो भारतीय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए ठोस सुझाव दिए। भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा भी पढ़ा है ना, तो उसके लिए क्या है, ठोस सुझाव दिए थे विकास के लिए। और पांचवा है आपका वो आयोग ने पिछड़ी जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया, ठीक है, या सुझाव दिए। जो दूसरा है आपका वो है दोस्त। तो इसके क्या क्या दोस्त थे, इसका पहला है आपका वो आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के विषय में कोई सुझाव नहीं दिया, मतलब निःशुल्क शिक्षा की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। आगे आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले या गोखले बिल आप पढ़ेंगे 1911 वाला, तो वहाँ पर वो उसकी मांग करते हैं, उसके लिए मैं अभी टॉपिक मतलब अगला डालूंगा, ठीक है, वो बहुत अच्छे से, ठीक है। फिलहाल वो क्या होता है, वो उसमें मतलब नहीं पास नहीं हो पाता है बिल, लेकिन फिर भी वहाँ पर इसकी बात की गई थी, ठीक है। दूसरा है आपका वो है मुस्लिम बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलने का सुझाव दिया गया, जिससे धर्मनिरपेक्षता की भावना को धक्का, ये धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, क्या धर्मनिरपेक्षता की भावना को धक्का लगा। फिर तीसरा है आपका वो सहायता अनुदान की सड़कों को तो सरल कर दिया गया, परंतु साथ साहित्य उपलब्धियों को जोड़ने के कारण परीक्षा प्रधान शिक्षा को बढ़ावा मिला। तो ये थे आपके इसके गुण एवं दोष। अब देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का जो है या भारतीय इस हंटर आयोग का जो है भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये है आपका सहायता अनुदान की आसान शर्तों के कारण शिक्षण संस्थाओं में बढ़ोतरी हुई, शिक्षण संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। जो सहायता अनुदान की आसान शर्तें थी उसके कारण क्या हुआ, जो शिक्षण संस्थाएं थे उनमें जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। दूसरा प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। जो प्राइमरी स्कूल थे उनमें पढ़ने वाले जो छात्रों की संख्या में क्या वृद्धि हुई। तीसरा है आपका माध्यमिक स्कूलों की संख्या, मतलब जो मिडिल जो स्कूल थे उनमें क्या है, उनकी संख्या तथा उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई थी। चौथा है आपका वो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार होना शुरू हो गया, ठीक है। और पांचवा है वो आपका उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा इसमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि। तो ये था हमारा टॉपिक हंटर कमीशन 1882। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।